वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आदित्य गुप्ता फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीवीआईटी पे। तो दोस्तों, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मोर अबाउट सॉल्ट्स। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम सारे सॉल्ट्स को कवर करेंगे, उनके पीएच के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ के फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, साथ में उनका यूज कहाँ पर होता है वो भी देखेंगे। और स्टूडेंट्स, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, साथ में ही ये लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप लोग इस लेक्चर का, इस वीडियो लेक्चर का एक एक पॉइंट अच्छे से समझें और साथ में नोट्स बनाते हुए चलें। इस लेक्चर में नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस लेक्चर में आप लोग नोट्स बनाते हुए चलें। साथ में थोड़ा बड़ा होने वाला है तो आप लोग आराम से समझ समझ के पढ़ें। मैंने बहुत डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन दिया है हर एक टॉपिक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जो आपका लेक्चर नंबर 3 और 4 था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में, उसमें ऑलरेडी हमने कई सारे ऐसे रिएक्शंस पढ़े थे जिसमें सॉल्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा था। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स टॉपिक्स तो हमने ऑलरेडी कवर करके रखा है। अब हम लोग शुरू करेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स से। तो देखिए, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स क्या होता है। द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस या फिर सेम नेगेटिव आयंस आर सेड टू बिलोंग टू फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अब देखिए, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। आप दो एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? दो सॉल्ट, एक ले लीजिए NaCl और दूसरा ले लीजिए KCl। NaCl हो गया आपका सोडियम क्लोराइड और KCl हो गया पोटेशियम क्लोराइड। अगर आप ध्यान से देखें NaCl किस किस आयन से बन रहा है, तो आप पाएंगे कि ये बन रहा है Na प्लस से और Cl माइनस से। फिर आप इसी तरह KCl को ब्रेक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये K प्लस और Cl माइनस से फॉर्म हुआ है। तो आप देख रहे होंगे ये जो Cl माइनस आयन है ये दोनों में कॉमन है। NaCl में भी हमको Cl माइनस मिल रहा है और जो KCl है इसमें भी Cl माइनस आयन मिल रहा है। तो ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स पे। और किस तरह के ये फैमिली फॉर्म कर रहे हैं? क्लोराइड सॉल्ट्स का। अब ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया जैसे नेगेटिव आयंस का। इसी तरह क्या होते हैं, दो एग्जाम्पल हम ऐसा लेंगे जिसमें पॉजिटिव पार्ट कॉमन होगा। जैसे आपको जो कॉमन सॉल्ट होता है, एक एग्जांपल वो ले लेते हैं। कॉमन सॉल्ट क्या हो गया आपका? NaCl सोडियम क्लोराइड। और दूसरा एग्जांपल हम ले लेंगे Na2SO4। Na2SO4 आपका क्या हो गया? सोडियम सल्फेट। तो देखिए NaCl फॉर्म हो रहा है Na प्लस और Cl माइनस से। इसी तरह जो आपका Na2SO4 है ये फॉर्म हो रहा है Na प्लस और सल्फेट आयन से SO4 डबल माइनस। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा Na प्लस आयन है ये NaCl में भी मिल रहा है, Na2SO4 में भी है। यानी जो हमारा Na प्लस आयन है ये कॉमन है। तो ये किस तरह के फैमिली को बिलोंग करेगा? हमारा सोडियम सॉल्ट्स को। क्या होगा? सोडियम सॉल्ट, क्योंकि जो सोडियम आयन है वो दोनों में कॉमन है, जो पॉजिटिव पार्ट है वो दोनों में कॉमन है। तो इसी को हम बेसिकली फैमिली ऑफ सॉल्ट्स कहते हैं। अब एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयन, सेम पॉजिटिव आयन जैसे इस एग्जांपल में हो गया, और सेम नेगेटिव आयन, सेम नेगेटिव आयन ये वाले एग्जांपल में हमने देख लिया, आर सेड टू बिलोंग टू फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ये लोग फैमिली ऑफ सॉल्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे ये आपका क्लोराइड सॉल्ट से बिलोंग कर रहा है और ये आपका सोडियम सॉल्ट फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर तो आपने बस दो ही एग्जाम्पल देखे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के। ऐसे आपके बहुत सारे फैमिली बन सकते हैं। जैसे कोई भी पॉजिटिव पार्ट दो सॉल्ट्स में कॉमन ले लिए तो उसका एक अलग फैमिली बना दिए। ऐसे कोई भी दो नेगेटिव आयंस ले लिए कॉमन दो सॉल्ट्स में तो उसका एक अलग फैमिली बना दिए। तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स आपके क्या हो गए? सोडियम सॉल्ट्स आपने देखा ही। इसी तरह क्या होता है? कैल्शियम सॉल्ट्स, इस तरह मैग्नीशियम सॉल्ट्स, जिंक सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, इस तरह करके आपके कई सारे मेटल्स के जो हैं जैसे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स बन जाएंगे। फिर कुछ नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव में जैसे हमने देखा था क्लोराइड सॉल्ट्स यहाँ पर, उसी तरीके से सल्फेट सॉल्ट्स भी होता है। जैसे सल्फेट्स कॉमन हो गया तो वो सल्फेट सॉल्ट बन गया हमारा। फिर आपका नाइट्रेट सॉल्ट हो गया, कार्बोनेट सॉल्ट हो गया। तो ये सब क्या है? जैसे नेगेटिव पार्ट उसका कॉमन हो जाएगा तो ये उस फैमिली ऑफ सॉल्ट्स को बिलोंग करेंगे। अब इस पे थोड़ा सा और क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको ये अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा। हम ऐसा करते हैं एनसीईआरटी का ही एग्जांपल उठा लेते हैं जो उसमें एक्टिविटी दिया हुआ है। तो देखिए एक्टिविटी में क्या कह रहा है? राइट द फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट्स। मतलब जो आपको ये नीचे सॉल्ट्स दिए हुए हैं इनके फॉर्मूले आपको लिखने हैं। फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो किस एसिड और किस बेस से मिलकर के बने हुए हैं, मतलब उनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है।
अब उसके बाद जो आपका लास्ट पार्ट है, यहाँ पर आपको फैमिली ऑफ सॉल्ट समझ में आएगा। हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग दीज सॉल्ट्स। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमको एसिड और बेस आइडेंटिफाई करना है जिससे वो सॉल्ट बन रहे हैं, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको आगे भी पढ़ना रहेगा। आगे कहाँ पर? पीएच ऑफ सॉल्ट्स में। जब आप सॉल्ट का पीएच पता करेंगे तब भी आपको इसका इंफॉर्मेशन बहुत काम आएगा। तो देखिए क्या करना होता है, जैसे आपको कोई सॉल्ट दिया हुआ है, सॉल्ट में क्या है आपको पता है, आयनिक सॉल्ट्स होते हैं ज़्यादातर। तो हम बहुत ही कॉमन एग्जांपल उठा लेते हैं NaCl का, या फिर इधर एक मैं कॉमन एग्जांपल भी साथ में लेके चलता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कॉमन सॉल्ट क्या हो गया, जैसे हम दे दिए उसका नाम AB, जिससे ये बन रहा है A+ से फॉर्म हो रहा है, A+ आयन और B- आयन से। ये एक जनरल एग्जाम्पल है और यहाँ पर आपको नॉर्मल एग्जाम्पल से समझाते हैं ताकि जल्दी समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका Na+ और Cl-। अब देखिए हमको पता करना है कि ये किस एसिड और किस बेस से फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर दो आयन से लिख लीजिए एसिड और बेस में, एक लीजिए H+ आयन और दूसरा लिख लीजिए OH- आयन। अब देखिए आपको करना क्या है, जो आपका पॉजिटिव पार्ट है उसको OH- के साथ जोड़ दीजिए। क्या करिए, पॉजिटिव पार्ट को OH- के साथ जोड़ दीजिए और जो आपका नेगेटिव पार्ट है उसको H+ से जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपका देखिए ये क्या बन गया, NaOH। ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेस हो गया। इसी तरह आप Cl- में H को जोड़ देंगे तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा HCl, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए आपका जो NaCl सॉल्ट है ये किससे बन रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका एसिडिक पार्ट हो गया, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेसिक पार्ट हो गया। अब इसी तरह से अगर कोई जनरल क्वेश्चन आ जाए, कोई आपको नॉर्मल सॉल्ट दिया हुआ है वो बन रहा है A+ आयन और B- आयन से, तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव पार्ट में नेगेटिव पार्ट जोड़ना है। नेगेटिव पार्ट मतलब यहाँ आप OH- जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा AOH। इसी तरह आप जो B पार्ट है मतलब जो नेगेटिव पार्ट है उसमें आप H+ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका HB। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो भी सॉल्व दिया है आप उसको ब्रेक कर लीजिए पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट में। पॉजिटिव पार्ट में आप OH- आयन, OH- आपका हाइड्रोक्साइड आयन होता है, इसको जोड़ दीजिए। जो आपका नेगेटिव पार्ट है इसमें H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन ऐड कर दीजिए। तो उससे आपको जो सॉल्ट है वो किस एसिड या फिर किस बेस से फॉर्म हो रहा है ये आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तब आपको और क्लियर होगा। तो पहला सॉल्ट जो हमको गिवन है वो है पोटेशियम सल्फेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह भी जरूरी है कि आपको नाम देखकर फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। तो देखिए पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम मतलब K+ आयन और सल्फेट मतलब SO4 डबल-। तो वही आपका क्रिस क्रॉस मेथड जो आपने क्लास 9th वाले लेक्चर्स में देखा था। तो इसके नीचे हम 1 लिख देंगे, यहाँ आप 2 लिख देंगे, और जैसा हमने फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में पढ़ा था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना देंगे K2SO4। ये हो गया आपका पोटेशियम सल्फेट। अब देखिए पोटेशियम सल्फेट आपको फर्स्ट स्टेप में पता चल गया किस पॉजिटिव आयन और किस नेगेटिव आयन से बन रहा है। क्या क्या है वो, K+ और SO4 डबल-। अब देखिए लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था कि हमने जो पॉजिटिव पार्ट है उसमें OH जोड़ देंगे, इसमें क्या जोड़ देंगे OH-, और जो आपका नेगेटिव पार्ट है उसमें हम H+ जोड़ देंगे। तो आपका जो K2SO4 है ये सॉल्ट पोटेशियम सल्फेट ये बन रहा है KOH। KOH होता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ H+ जोड़ेंगे इसमें तो ये बनेगा H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए आप सोच रहे होंगे यहाँ H2 कैसे आ गया, तो देखिए यहाँ दो नेगेटिव चार्ज है, दो नेगेटिव है। अब आपको पता है जो कंपाउंड होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो H+ तो यहाँ सिंगल ही पॉजिटिव है, इसलिए आप अगर दो हाइड्रोजन आयन जोड़ेंगे SO4 में तो ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ से आपको दो पॉजिटिव पार्ट मिलेगा, यहाँ आपका दो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपका क्या बनेगा यहाँ H2SO4, ये हो गया आपका एसिडिक पार्ट सल्फ्यूरिक एसिड, और जो आपका बेसिक पार्ट है वो है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो भी एकदम इसी तरीके का है, वो है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या हो गया, K+ की जगह बस Na+ हो जाएगा वहाँ, ये हो गया Na+ और ये हो गया SO4-। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये भी आपका पूरा सेम है। जैसे यहाँ K+ है ये बस Na+ हो जाएगा, तो यहाँ पर इस केस में क्या फॉर्म हो जाएगा Na2SO4। अब इसमें पूछेगा एसिड और बेस किससे फॉर्म हो रहा है, तो K+ की जगह क्या होगा यहाँ पर Na+। Na+ में OH आप जोड़ देंगे, आपने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि NaOH बनता है। क्या होता है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है।
इसी तरह सल्फेट पार्ट तो ये कॉमन ही है, ये H2SO4 से बनेगा। तो आपका जो सोडियम सल्फेट है वो बन रहा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से। फिर आप थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट, ये भी इसी के तरीके का है। आपका चेंज क्या हो रहा है इसमें, जो आपका K+ है उसकी जगह कैल्शियम आयन आएगा। अब कैल्शियम आयन में आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि कैल्शियम होता है Ca+2। तो यहाँ जो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4। CaSO4 क्यों, इसके नीचे भी 2 आएगा, इसके नीचे भी 2 आएगा। आपको पता है जब कॉमन होता है तो उसके हम कैंसिल कर देते हैं उस केस में। तो ये हो गया CaSO4, ये हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट। अब किस एसिड और बेस से फॉर्म हो रहा है उसको पता करने के लिए आप आयंस में ब्रेक करेंगे। आयंस में ब्रेक करेंगे तो आपका हो गया कैल्शियम आयन Ca+2, और जो नेगेटिव पार्ट है वो तो सेम है, सल्फेट SO4 तो इस ये वाला पार्ट तो आपका इसमें भी सेम है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड से बन रहा है। अब Ca+2 में आप OH ऐड करेंगे, Ca+2 में आप OH ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। मतलब आपका जो कैल्शियम सल्फेट है वो बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस बेस और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एकदम डिट्टो सेम है, मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पर क्या है, आपका कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम आ गया है। यहाँ MgSO4 बन जाएगा, Mg+2 यहाँ पर होगा और यहाँ MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो भी वैसे ही सेम है, क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में क्या हो जाएगा, Cu+2, और सल्फेट पार्ट तो सेम ही है, SO4 तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा CuSO4, कॉपर सल्फेट। और इसी तरह इसको आप जो आपका Cu++ है उसको आप OH- से जोड़ेंगे तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, CuOH होल ट्वाइस। यहाँ लिख देता हूँ साइड में, CuOH होल ट्वाइस। अभी इसको हम एक साथ लिख देंगे, इसलिए आप परेशान मत होइए कि कहाँ गायब हो गया। यह हो जाएगा CuOH होल ट्वाइस, और जो आपका सल्फेट पार्ट है ये आपका सेम रहेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से नया शुरू होता है, ये है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। सोडियम क्लोराइड बनता है आपका Na+ और Cl- आयन से। तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं फिर से, Na+ Cl-। इसमें आप OH को जोड़ देंगे, ये आपका हो गया NaOH, और यहाँ Cl में आप H+ जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका HCl। और ये हमने वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इस पर। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे आप बताएंगे, आप लिखेंगे सोडियम आयन, फिर आप लिखेंगे नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन होता है NO3-। तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बन गया, NaNO3। फिर आपका वही पुराना स्टेप, आप पॉजिटिव पार्ट में OH- को जोड़ देंगे, ये आपका हो गया NaOH, और नेगेटिव पार्ट में आप H+ जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया HNO3। अब देखिए ये नया एसिड आ गया, HNO3 आपका क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। आपको पहले से ही पता है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, फिर H2SO4 आपका क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो HNO3 है इसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, क्या है, नाइट्रिक एसिड। तो ये जो आपका NaNO3 है, मतलब जो सोडियम नाइट्रेट है वो फॉर्म हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड से। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपका बन रहा है Na+ और कार्बोनेट आपको पता है CO3 तो यहाँ से जो सोडियम कार्बोनेट है उसका फॉर्मूला हो गया Na2CO3। Na2CO3 ध्यान रखिएगा, इसके नीचे 2 आएगा, आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Na2 हो जाएगा और ये CO3। तो Na2CO3 आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट। अब किस एसिड और बेस से बन रहा है उसको पता करने के लिए वही आपका पुराना स्टेप, OH- और H+ आप ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा NaOH, और कार्बोनेट में आप H+ जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ 2 माइनस है इसलिए आपको 2 H+ जोड़ना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा आपका H2CO3। H2CO3 आपका क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। इसको हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पर हम पढ़े थे, याद करिए, हम पढ़े थे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में एसिड मिलाया जाता है और उसमें क्या होता है, जैसे कार्बोनिक एसिड मिलाया जाता है। तो ये आपका हो गया कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड आपका वीक एसिड होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड देखिए आप क्या लिखेंगे, पहले अमोनियम आयन NH4+, क्लोराइड आयन Cl-। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, NH4Cl। अब पॉजिटिव पार्ट में आप क्या जोड़ेंगे, OH-।
पॉजिटिव पार्ट में OH माइनस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, NH4OH। NH4OH आपका हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और Cl माइनस में H प्लस जोड़ेंगे तो यही वाला केस आपका हो जाएगा, HCl आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, ये जितना भी है इसको एक टेबल के फॉर्म में लिखते हैं और इसके बाद हम इसको सम अप करते हैं। टेबल में क्या करते हैं हम लोग, इसको नंबरिंग से कर देते हैं, 1 2 3 4 नंबर करके सॉल्व करते हैं। और आप भी अगर घर में बैठे हैं तो आप एक पेन कॉपी लेकर इसको बाकायदा लिख कर प्रैक्टिस करिए, तब आपको अच्छे से तैयार होगा। तो देखिए ऊपर टोटल कितने हैं आपके, 9 सॉल्ट्स हैं। यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं 9 तक और हम सीक्वेंस में चलेंगे। जैसे जो पहला है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो किस एसिड और बेस से बन रहा है, पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट आपका बन रहा था KOH, और जो आपका सल्फेट पार्ट है ये था आपका H2SO4। फिर जो सेकंड क्वेश्चन था सोडियम सल्फेट, इसमें क्या था, NaOH था, और जो आपका एसिडिक पार्ट है वो सेम था, H2SO4। फिर था आपका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट था CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो सल्फेट पार्ट था वो आपका सेम था, H2SO4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट था MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये पार्ट आपका सेम था, H2SO4। इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, मतलब ऊपर वाला कॉपीड है। फिर आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट था CuOH होल ट्वाइस, मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड, और सल्फेट पार्ट आपका इसमें भी सेम है। फिर नेक्स्ट है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपको बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये होता है NaOH और HCl से। याद रखिए जो इस साइड लिख रहा हूँ ये आपका एसिड है, और जो पहले लिख रहे हैं ये आपका बेस है, और ये एसिड और प्लस बेस के फॉर्मेशन से आपका ये सॉल्ट्स फॉर्म हुए हैं, ये जो ऊपर आपको सॉल्ट्स दिए हुए हैं। फिर सोडियम क्लोराइड के बाद है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट भी आपका फॉर्म हो रहा है NaOH, और नाइट्रेट के लिए हमने क्या पढ़ा था, HNO3 नाइट्रिक एसिड। फिर है आपका सेकंड लास्ट एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में ये वाला पार्ट तो आपका सेम है, और कार्बोनेट पार्ट के लिए हमने बोला H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। लास्ट था अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड आपका फॉर्म हो रहा था NH4OH, और क्लोराइड के लिए हमने पढ़ रखा है HCl होता है, जैसे आपका इस एग्जाम्पल में था। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए जो आपके स्टार्टिंग के 5 एग्जाम्पल हैं 1 से लेके 5 तक, इसमें आप देख रहे हैं SO4 कॉमन है, क्या है, सल्फेट पार्ट कॉमन है। तो 1 से 5 आपके क्या हो गए, सल्फेट सॉल्ट। सल्फेट सॉल्ट ये हो गया आपके सल्फेट सॉल्ट फैमिली के। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पर भी सोडियम है, इसमें भी सोडियम है, इसमें भी सोडियम है, मतलब आपका जो 6 7 8 एग्जाम्पल है इसमें सोडियम कॉमन है। तो यहाँ पर हमको मिल गया सोडियम सॉल्ट, यानी हमें फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स पता चल गया। सिमिलरली जो आपका एग्जाम्पल 6 और 9 है, मतलब ये हो गया क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड में भी क्लोराइड, तो ये दोनों आपके हो गए क्लोराइड सॉल्ट के फैमिली। क्या हो गया, क्लोराइड सॉल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि स्टार्टिंग एग्जाम्पल में सल्फेट सॉल्ट्स मिल रहे हैं, फिर बाद में सोडियम सॉल्ट्स मिल रहे हैं, और एंड में 2 एग्जाम्पल्स में क्लोराइड सॉल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये था आपका ओवरऑल फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जहाँ हमने पढ़ा था कि सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो क्या था, पॉजिटिव पार्ट में आप OH माइनस आयन जोड़ेंगे और नेगेटिव पार्ट में H प्लस आयन जोड़ेंगे। और बाद में फैमिली ऑफ सॉल्ट्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करे थे कि जैसे जो कॉमन पार्ट है, या फिर पॉजिटिव पार्ट, या फिर नेगेटिव पार्ट। जैसे पॉजिटिव पार्ट में आपने यहाँ देखा तो सोडियम सॉल्ट्स, और नेगेटिव पार्ट में आपने देखा था क्लोराइड सॉल्ट्स। यही 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है pH ऑफ सॉल्ट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो एसिड्स होते हैं उनका pH लेस देन 7 होता है, मतलब 7 से कम होता है, और बेस जो होते हैं उनका pH ग्रेटर देन 7 होता है, 7 से ज़्यादा होता है। और बाकी जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं उनका pH 7 होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि सॉल्ट्स का pH कितना होता है। अब देखिए बहुत लोग को लगता है कि सॉल्ट का pH 7 होता है क्योंकि वो एसिड और बेस से फॉर्म हो रहे हैं तो वो न्यूट्रल होंगे। पर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली है कि 7 pH आपका उन्हीं सॉल्ट का होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहे हैं। किसे किसे,
स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। जो जो सॉल्ट इस प्रॉपर्टी से बनेंगे जिसमें एसिडिक पार्ट भी स्ट्रॉन्ग है और बेसिक पार्ट भी स्ट्रॉन्ग है, उन्हीं सॉल्ट्स का पीएच 7 होगा। अब वहीं पर हमारे कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी होंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड से तो बन रहे हैं पर वीक बेस से बन रहे होंगे। रुकिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसको डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनने वाले सॉल्ट्स, तो इस तरीके के सॉल्ट्स को हम क्या कहेंगे? एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि जो इसका पीएच होगा वो एसिड टाइप का होगा। जो हमारे सॉल्ट्स बनेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, उनका पीएच लेस देन 7 होगा। क्या होगा? लेस देन 7। और आपको पता है लेस देन 7 पीएच किसका होता है? एसिड्स का। इसलिए जो इस तरह के सॉल्ट्स फॉर्म होंगे उनका नाम एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक इसी तरह कुछ सॉल्ट ऐसे भी होंगे जो वीक एसिड से बन रहे हैं। किससे? वीक एसिड से। पर जो हमारा बेसिक पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरीके के सॉल्ट को हम कहेंगे बेसिक सॉल्ट। क्या कहेंगे बच्चों? बेसिक सॉल्ट। और जो बेसिक सॉल्ट होंगे उनका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। क्या होगा? मोर देन 7। और आपको पता है मोर देन 7 किसका होता है? बेसिस का पीएच होता है। तो आपको यहाँ 3 बातें ध्यान रखनी है। 3 बातें क्या? जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट्स बनेंगे उनका पीएच 7 होगा, वो होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। फिर क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो बनेंगे वो होते हैं एसिडिक सॉल्ट, उनका पीएच लेस देन 7 होगा, मतलब 7 से कम होगा। फिर थर्ड पॉइंट है, जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहे हैं वो होंगे बेसिक सॉल्ट और उनका पीएच मोर देन 7 होगा। अब इसमें एक केस और आता है कि अगर हमारे एसिड और बेस पार्ट दोनों ही वीक है, यानी वीक एसिड प्लस वीक बेस से बन रहा है, तो उस केस में पीएच क्या होगा? तो इस केस में जो हमारा सॉल्ट बनता है वो हमारा फर्स्ट केस जैसा ही न्यूट्रल सॉल्ट होता है और इसका पीएच 7 होगा। क्या होगा? अप्रॉक्स 7 के अप्रॉक्स इसका पीएच वैल्यू होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल से फिर से रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है NaCl। NaCl आपको पता है किससे बन रहा है? NaOH और HCl से। इसकी प्रैक्टिस हमने करी ली ऑलरेडी। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट छोटी सी बात है, वो ये है कि हम ये जो पता कर रहे हैं OH या फिर H+ ऐड करना, इस प्रोसेस को कहते क्या है? तो देखिए बेसिकली हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब होता है ब्रेक करना वाटर का यूज़ करके। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमको कोई सॉल्ट दे दिया है तो उसका बेसिकली हम रिएक्शन करा रहे हैं H2O से, या फिर हम इसको पानी में डिजोल्व कर रहे हैं, ऐसे सोच सकते हैं। तो H2O से रिएक्ट कराने पर यह ब्रेक होगा H+ और OH- आयन में, ऐसे आप समझ लीजिए। फिर जो K+ है, यहाँ से क्या मिलेगा आपको? K+ मिलेगा और सल्फेट आयन मिलेगा SO4 इस पॉजिटिव पार्ट को इस नेगेटिव से जोड़िए, तो ये हो गया आपका KOH। और इस नेगेटिव पार्ट सल्फेट को H+ से जोड़ दीजिए, तो यहाँ 2 नेगेटिव है, यहाँ पर हम 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा H2SO4। तो ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड और यह आपका हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस, मतलब हम सॉल्ट को ब्रेक कर रहे हैं। किसका यूज़ करके? वाटर का यूज़ करके। और याद करने के लिए ट्रिक क्या था कि पॉजिटिव पार्ट को आप किससे जोड़िए? OH- से, और नेगेटिव पार्ट को H+ से। अब देखिए ध्यान देने वाली बात ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या है कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया और इसका पीएच हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7, यानी ये न्यूट्रल सॉल्ट हुआ। अब सेकंड केस में भी KOH आपका होता है स्ट्रॉन्ग बेस और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी आपका फर्स्ट केस का एग्जाम्पल हो गया और यहाँ पर पीएच हो जाएगा 7। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। ये है NH4Cl। ये किससे बनेगा? NH4OH आपको पता है, और ये हो गया HCl, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब HCl होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और NH4OH है वीक बेस। तो ओवरऑल नेचर क्या होगा स्ट्रॉन्ग वाले का? क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट यहाँ? एसिड। तो जो ओवरऑल नेचर होगा इस सॉल्ट का वो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट होगा। स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट मतलब ये एसिडिक सॉल्ट होगा। इसका पीएच लेस देन 7 होगा। क्या होगा? लेस देन 7। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरीके का है। NH4 ये हमारा बन रहा है NH4OH। ये बेसिक पार्ट तो सेम है और जो एसिडिक पार्ट है सल्फेट में वो हमको पता है H2SO4 होता है। अब देखिए H2SO4 भी आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और NH4OH हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि ये वीक बेस है, तो ये भी ऊपर वाले केस जैसा एग्जांपल हो गया। इसका भी पीएच लेस देन 7 होगा। अब देखिए ये जो आपका एग्जांपल है Na2CO3, ये फॉर्म हो रहा है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3
अब आपको पता है NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। और H2CO3 कार्बोनिक एसिड, आपको कई बार बताया गया है कि ये वीक एसिड होता है। तो यहाँ पर आपका डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, बेस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही दिखेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब इस केस में आपका पीएच जो होगा वो 7 से ज़्यादा होगा, पीएच ग्रेटर देन 7। अब लास्ट एग्जाम्पल है CH3COONA। अब देखिए जो आपको एग्जाम्पल दिए ना सॉल्ट्स के, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, ये पोटेशियम सल्फेट है, ये अमोनियम क्लोराइड है, ये अमोनियम सल्फेट है, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। और ये जो लास्ट एग्जाम्पल है, देखिए इसमें क्या है, Na+ और ये CH3CO-, ये होता है आपका एसीटेट आयन। क्या होता है, एसीटेट आयन, CH3COO-। और ये है Na+, इसका फॉर्मेशन ऐसे होता है। और इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम एसीटेट। क्या होता है, सोडियम एसीटेट, आप लोग याद रखिएगा। अब ये बन रहा है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड से। CH3COOH आपका वीक एसिड होता है। इसको मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ कि जो लास्ट एग्जांपल है उसमें एसिडिक पार्ट है CH3COOH, ये होता है एसिडिक एसिड जो आपका विनेगर में यूज होता है। और ये क्या है, वीक एसिड है, WA, वीक एसिड। और बाकी बेसिक पार्ट क्या है इसमें, Na मतलब NaOH हो गया। आप पॉजिटिव पार्ट में OH जोड़ेंगे, ये हो गया NaOH। NaOH आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, स्ट्रॉन्ग पार्ट मतलब बेस पार्ट। तो ये भी आपका क्या हो गया, बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल। और इसका भी पीएच क्या होगा, ये पीएच लेस ग्रेटर देन 7, यानी बेसिक नेचर शो करेगा। तो दोस्तों आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कौन सा टॉपिक, पीएच ऑफ सॉल्ट्स। और बाकी इसके पहले जो हमने फैमिली ऑफ सॉल्ट्स देखा था वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब देखिए कॉमन सॉल्ट का मतलब होता है NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। और ये वही कॉमन सॉल्ट है जो हम लोग अपने घर में खाने वगैरह में यूज़ करते हैं। अब जो हमारा सी वाटर होता है, यानी जो समुद्र का पानी होता है, उसमें हमको बहुत तरीके के सॉल्ट्स मिलते हैं। फिर उन सॉल्ट्स में से जो हमको NaCl चाहिए, इसको अलग किया जाता है, इसको सेपरेट किया जाता है। बाकी जो आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ये सॉलिड सॉल्ट के फॉर्म में कई जगह डिपॉजिट्स में मिलता है। यानी जो हमारा ठोस नमक होता है उसके दुनिया में कई जगह डिपॉजिट्स या फिर जिसे आप कहते हैं भंडार, वो पाए जाते हैं। और ये जो सॉलिड सॉल्ट हमको ऐसे मिलता है उसका कलर यूजुअली ब्राउन होता है। क्या होता है, ब्राउन। ब्राउन इसलिए होता है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता। उसमें क्या मिला होता है, इम्प्योरिटीज़ मिला होता है। आप कलर याद रखिएगा, किसका कलर क्या होता है, ब्राउन। किसका, सॉलिड सॉल्ट का, सॉलिड NaCl का। और इसका जो नाम दिया जाता है वो है रॉक सॉल्ट। क्या नाम दिया जाता है, रॉक सॉल्ट। ये आप लोग याद रखिएगा इसका नाम, रॉक सॉल्ट। और इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सेंधा नमक। आपने कई बार सुना होगा सेंधा नमक, ये वही होता है। और ये जो रॉक सॉल्ट है यानी आपका जो सेंधा नमक है, इसका फॉर्मेशन तब हुआ जब हमारे पुराने ज़माने के जितने भी सी वगैरह थे वो कुछ कुछ सूख गए। तो क्या हुआ, एक तरह से आपको डिपॉजिट्स उसके मिल गए। डिपॉजिट्स मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं क्यारियाँ इसकी मिल गई, किसकी, रॉक सॉल्ट की। और फिर एक और पॉइंट आपको इसमें ये याद रखना है कि जो रॉक सॉल्ट होता है, इसको जैसे हम कोल को माइन करते हैं ना, कोयल कोल की खदानें होती हैं, तो इसी तरह जो रॉक सॉल्ट होता है इसको भी हम माइन करते हैं, किसका, किसकी तरह, कोल की तरह। माइंड लाइक कोल, ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो आपको NaCl दिख रहा है, सोडियम क्लोराइड, ये काम करता है रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल काम किस लिए करता है, बहुत सारे केमिकल्स के लिए। मतलब हमारे NaCl से कई सारे केमिकल्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे कैसे केमिकल्स का, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH का, ये आपका NaCl से बनता है। इसी तरह आपका बेकिंग सोडा होता है, इसका भी फॉर्मेशन NaCl से होता है। बेकिंग सोडा आपका एग्जाम्पल हो गया। फिर होता है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी आपका NaCl के हेल्प से बनाया जाता है। फिर कुछ और भी केमिकल्स बनाए जाते हैं, जैसे आपका हो गया ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भी आपका NaCl से बनाया जाता है। तो चलिए अब ये सब का फॉर्मेशन हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे, NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कि हम NaCl को यूज़ करके कैसे इसका फॉर्मेशन करते हैं। NaOH जिसका मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक और नाम होता है कॉस्टिक सोडा। क्या होता है, कॉस्टिक सोडा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका भी फॉर्मेशन हमारा NaCl से होता है।
तो देखिए हम लोग करते क्या है कि पहले हम लोग NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और एक और बात, जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl होता है इसको हम कहते हैं ब्राइन, BRINE, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा NaCl है यानी जो हमारा ब्राइन है वो डिकम्पोज होकर फॉर्म कर लेता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमको यहाँ पर चाहिए NaOH। और इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं इस ब्राइन सॉल्यूशन में और NaOH फॉर्म हो रहा है, इसको नाम देते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। नाम आप लोग याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सारे भी प्रोसेस के, स्पेशली इसका क्लोर एल्कली प्रोसेस का। और यहाँ पर क्लोर एल्कली नाम इसलिए है क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें क्लोरीन गैस मिलता है, जिसकी वजह से क्लोर नाम आ रहा है। एल्कली, एल्कली मतलब यहाँ पर बेस का फॉर्मेशन हो रहा है NaOH, इसलिए इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इसमें रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होती है वो भी देख लेते हैं। रिएक्शन होता है, बैलेंस में लिख रहा हूँ, 2NaCl एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं क्योंकि पानी में मिलाए हुए हैं, प्लस 2H2O। और H2O का स्टेट आपको पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, लिक्विड लिखते हैं। इससे क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होकर आपका फॉर्म हो रहा है 2NaOH, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में आपको मिलेगा क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। और इस पूरे प्रोसेस का आपने नाम दिया है क्लोरएल्कली प्रोसेस। अब ये कैसे होता है, और साथ में आपके जो NaOH है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, इसका यूज़ कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, उसको देखते हैं। तो ये देखिए, ये होता है आपका बेसिकली सेटअप। सेटअप में क्या, यहाँ पर आपका ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन मतलब यहाँ पर आपका NaCl, साथ में आपका पानी है। तो देखिए बेसिकली रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है, ठीक, इस साइड आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको कहते हैं एनोड, और ये साइड आपका होता है नेगेटिवली चार्ज, कैथोड। देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक बार समझ लेंगे तो अच्छा होगा। तो देखिए जब रिएक्शन होता है तो हमारा NaCl, देखिए आपको पता है NaCl में क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। अब Na प्लस जो है मेम्ब्रेन के इस साइड मिल जाएगा, और जो Cl माइनस है वो मेम्ब्रेन के इस साइड मिल जाएगा। अब बाकी हमारा पानी H प्लस और OH माइनस में मिल रहा है। तो देखिए ये नेगेटिवली चार्ज है कैथोड हमारा, तो नेगेटिव के पास क्या जा रहे हैं, जो हमारे पॉजिटिव वाले हैं वो नेगेटिव के पास जा रहे हैं, और बाकी जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव के पास जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट। तो ओवरऑल आपको ये जो H प्लस यहाँ मिला, ये यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और इधर से जो क्लोरीन निकल रहा है Cl माइनस है, ये यहाँ पर आपको क्लोरीन गैस के फॉर्म में मिल जाएगा। अब देखिए क्लोरीन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो आपका NCERT में मेंशन है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये आपका NCERT का डायग्राम है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो क्लोरीन जो है वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, स्विमिंग पूल्स में यूज़ होता है। स्विमिंग पूल्स में क्या होता है, क्लोरीन ऐसे मिला देते हैं जिसकी वजह से, जैसे कुछ दिन तक आपका स्विमिंग पूल चला फिर उसमें गंदगी बैठ गया, तो क्या करते हैं क्लोरीन मिलाने से जो आपकी गंदगी है वो क्लोरीन के साथ मिल जाती है और ज़मीन पे नीचे बैठ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो स्विमिंग पूल है वो एक तरह से फिर से साफ़ हो जाता है उसका पानी। फिर आपका पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसमें आपका क्लोरीन का यूज़ होता है। फिर डिसइंफेक्टेंट्स में यूज़ होते हैं, CFCs में यूज़ होते हैं, CFCs आपका होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और लास्ट में आपका पेस्टिसाइड्स में। आप यूज़ जो है सारा याद कर लीजिएगा, एक बार NCERT बुक से आप लोग खुद से भी देख लीजिएगा, साथ में यहाँ लेक्चर में आप नोट्स बनाते जाइए, और एक एक पॉइंट जैसे क्लोरीन का कहाँ कहाँ यूज़ है उसको एक एक करके मेंशन करते जाइए और याद कर लीजिए। इसी तरह आपका हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस, इसका यूज़ कहाँ होता है, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, और हाइड्रोजन में को मैं बता दूं एज अ रॉकेट फ्यूल भी यूज़ करते हैं। कहाँ पर, रॉकेट्स में इसको एज अ फ्यूल माना जाता है, यूज़ किया जाता है। क्यों रॉकेट में फ्यूल यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये हमारा बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का होता है, जिसकी वजह से इसको ले जाना ईजी होता है, क्योंकि ये लाइट है तो भारी नहीं है। तो रॉकेट में हमको क्या होता है, हमको कम से कम भारी बनाना रहता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा भारी हो जाए। तो जो हमारा हाइड्रोजन है ये बहुत अच्छा फ्यूल का काम करता है। फिर हाइड्रोजन का दूसरा यूज़ यहाँ मेंशन है मार्गरीन। मार्गरीन क्या होता है, बेसिकली आपका वेजिटेबल घी होता है। मतलब इस पॉइंट का यहाँ देने का ये है कि जो हमारा हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है, मतलब हाइड्रोजन का यूज़ करके हम लोग हाइड्रोजनेशन कराते हैं किस पर, ऑयल्स पर।
जिससे हमको सॉलिड फैट मिलता है। क्या मिलता है? सॉलिड फैट। और इसी को हम वेजिटेबल घी या फिर मार्गारीन कहते हैं, जो आपको यहाँ मेंशन है। फिर नेक्स्ट यूज दिया है अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसको यूज करते हैं रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ, जिससे आपका अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं NH3 का, और इसको फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं। कहाँ पर? फर्टिलाइजर्स में। हाइड्रोजन के कुछ और भी यूजेस होते हैं, उनमें से एक है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी आपका जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके भी प्रोडक्शन में आपका हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। इसी तरह जो मिथेनॉल होता है यानी CH3OH, इसमें भी हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। और इस पॉइंट पे जहाँ मैंने फ्यूल्स बोला था रॉकेट वाला, ये होता है लिक्विड हाइड्रोजन आपका। क्या होता है? लिक्विड हाइड्रोजन। यानी जो हमारा हाइड्रोजन गैस है, इसको इतना कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस करके उसको लिक्विड स्टेट में ले आते हैं और उसको फिर एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं रॉकेट्स वगैरह में। अब यहाँ क्लोरीन का जब मैंने यूज़ बता रहा था, तो उसमें मैंने एक टर्म यूज़ किया था डिसइंफेक्टेंट। तो देखिए, डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है कि इसका यूज़ किया जाता है जो आपके जर्म्स, बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, उनको मारने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पानी में, वाटर में क्या है, जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है, तो आप क्लोरीन उसमें डाल देंगे, तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया या फिर जर्म्स वगैरह प्रेजेंट हैं, वो सब मर जाएंगे, जिससे आपका वाटर जो है काफ़ी हद तक सही हो जाएगा इम्प्योरिटीज से। आपका जो क्लोरीन है, वो भी HCl के प्रिपरेशन में यूज़ होता है। हाइड्रोजन गैस भी HCl में यूज़ होता है और क्लोरीन भी HCl की प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। साथ में जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें भी क्लोरीन का यूज़ आता है। आप एक एक पॉइंट अभी से याद करके चलिए ताकि आगे आसानी हो। तो ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज़ होता है और HCl में भी यूज़ होता है। अब जो हम मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है NaOH का फॉर्मेशन। वो देखते हैं उसका, वो कैसे फॉर्म हो रहा है, उसका यूज़ क्या हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आपको जैसे ऊपर ये गैसेस तो निकल गई, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, और इधर से आपका NaCl डाला जा रहा है, तो यहाँ पर जो आपको निकल रहा है, ये आपको मिलेगा NaOH। और देखिए, यहाँ मेंशन भी किया है ब्राइन कंटेनिंग NaOH, यानी यहाँ पर NaCl तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, बाकी आपको NaOH मिलेगा, और इसको फिर यहाँ से सेपरेट कर लिया जाएगा। तो फाइनली आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्या क्या है, वो मेंशन किया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ है सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने में। फिर पेपर मेकिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ है। आर्टिफिशियल फाइबर्स में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। फिर पहला पॉइंट ये भी था, डीग्रीजिंग मेटल्स में, डीग्रीजिंग मेटल्स में भी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। अब यहाँ जो आपका आर्टिफिशियल फाइबर्स दिया है, इसमें आप एग्जांपल याद रख लीजिए, जैसे रेयॉन होता है, नायलॉन आप लोग ने सुना होगा, उसी तरह का होता है रेयॉन। रेयॉन आपका एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है, और वो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूज से बनाया जाता है। तो ये था आपका पूरा क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इसमें आपको यूजेस तो याद रखना है, साथ में दो छोटे छोटे पॉइंट ये भी याद रख लीजिएगा कि क्लोरीन गैस आपको एनोड पर मिल रहा है, और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे मिल रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट ये कि जो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिल रहा है, वो कैथोड के पास मिला है। ये देखिए, आपका ये कैथोड है, ये जो ब्लैक कलर का पूरा पार्ट दिख रहा है, इसके पास जो है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिल रहा है। और ओवरऑल इस पूरे क्लोर एल्कली प्रोसेस में आपको कितने, 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। 3 प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट्स, तीनों का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। और पीछे रिएक्शन में डिस्कस किए थे कि 3 प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। आपका मेन NaOH जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर शुरू करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और कई जगह इसको ऐसे भी लिखा रहता है कि CaOCl, OCl ब्रैकेट में, उसके बाद Cl। इसका मतलब देखिए क्या है कि आपका जो कैल्शियम है, वो एक तो OCl से बना हुआ है और बाकी Cl से जुड़ा हुआ है। मतलब जो इसका फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस टाइप का होता है। इसलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, CaO और Cl कंबाइन करके Cl2, और इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब अभी जो पीछे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन देखा था, वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि जब हम NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं,
NaCl के एक्वा सॉल्यूशन क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज करके जो उसको ब्रेक डाउन कर रहे थे, उसमें हमको क्लोरीन गैस मिल रहा था। अब वो जो हमको क्लोरीन गैस मिला वहां, उसका यूज हम लोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में। तो जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है उसका फॉर्मेशन का रिएक्शन का क्या होता है कि आप क्लोरीन गैस लेंगे और क्लोरीन गैस को आप रिएक्ट कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका एक और नाम होता है और वो है स्लेग लाइम। क्या है? स्लेग लाइम। ये हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका फॉर्म नाम होता है स्लेग लाइम और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ड्राई स्लेग लाइम, ये भी याद रखिए। तो जब क्लोरीन गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका नाम हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, CaOCl2। साथ में हमको मिल जाएगा वाटर। तो ये होता है इसका कंप्लीट रिएक्शन। बाकी ये मैंने इसको सिंपल फॉर्म में दिखाया है, जिसका एक्चुअल कंपोजिशन होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसको आप लोग को नहीं पढ़ना है। अब ये तो हो गया फॉर्मेशन का रिएक्शन। आप लोग ये रिएक्शन को याद रखिएगा। एक बार यहाँ फिर से लिख देते हैं कि ये Cl2 है प्लस CaOH होल ट्वाइस। और ये सब आप लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक अच्छे से याद नहीं होगा, और जितने बार लिखेंगे उतना ध्यान रहेगा आप लोग को। तो Cl2 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaOCl2 प्लस H2O। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में हमारा फर्स्ट पॉइंट है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है वो कॉटन को ब्लीच करने में यूज होता है। साथ में जो हमारा लिनन होता है उसको भी ब्लीच करने में यूज होता है। कहाँ पर? हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो हमारे कपड़े वगैरह की इंडस्ट्री होता है वहाँ पर जो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए। और साथ में फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, जो हमारा पेपर इंडस्ट्री है उसमें वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आगे क्या कह रहा है, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। जो हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है उसका यूज किया जा रहा है जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के। डिसइंफेक्ट हम लास्ट पीछे भी डिस्कस करें स्लाइड में, कहाँ पर जो हमारा क्लोरीन निकल रहा था वो हमने बताया था कि जो वाटर में जर्म्स और बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसको ये किल करने में हेल्प होता है। और जब आपके जर्म्स या बैक्टीरियाज वगैरह सब हट जाएंगे तो जो हमारा वाटर है वो पीने के लिए साफ हो जाएगा, यानी उसको हम पी सकते हैं। वही आगे लिखा है, दैट इज फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। अब देखिए यहाँ पर आप लोग एक छोटा सा पॉइंट और याद रखिएगा कि जो आपका ब्लीचिंग एक्शन होता है, किससे? ब्लीचिंग पाउडर से। जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो होता है बेसिकली आपका क्लोरीन की वजह से, यानी कि जो आपका क्लोरीन रिलीज हो रहा है उसकी वजह से ब्लीचिंग एक्शन आ रहा है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बस मन में आप लोग रखिएगा। और स्टेटमेंट में क्या याद रखिएगा कि जब ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग एक्शन है किसका? ब्लीचिंग पाउडर का, वो होता है क्लोरीन की वजह से। अब आगे आते हैं थर्ड पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चर में हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वुल अनश्रिंकेबल। जो हमारे वुल के क्लोथ्स होते हैं उनको अनश्रिंकेबल, ताकि वो सिकुड़े ना, उसके लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी करते हैं कई सारे केमिकल इंडस्ट्रीज हैं। तो दोस्तों ये था कुछ यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, साथ में जो आपका एनसीईआरटी में पॉइंट्स हैं उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। वैसे उसके सारे पॉइंट्स मैंने इसमें ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। अब नेक्स्ट केमिकल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। बेकिंग सोडा आपका होता है NaHCO3, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCO3 आपका क्या होता है? बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, साथ में आपका Na आ गया। तो जो बेकिंग सोडा है वो होता है आपका NaHCO3।
अब इसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। जो बेकिंग सोडा है उसमें भी हम NaCl का यूज़ करते हैं। जो हमारा NaCl है वो एज अ रॉ मटेरियल, एज अ मेन इंग्रेडिएंट काम करता है फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा में। तो देखिए रिएक्शन क्या जाता है कि NaCl प्लस H2O, इसको H2O से रिएक्ट कराते हैं, साथ में दो चीज़ और लेते हैं, क्या क्या, CO2 और NH3। CO2 हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 हो गया आपका अमोनिया। ये आपस में रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं NH4Cl। NH4Cl होता है आपका अमोनियम क्लोराइड, साथ में आपको मिलता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी जो NaHCO3 फॉर्म हुआ, यहाँ पर आपका NCERT डिस्कस करता है इसके pH वैल्यू पे। इसका pH वैल्यू देखिए कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो वही हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस क्या, एसिड और बेस में इसको ब्रेक कर देंगे। किससे किससे फॉर्म हुआ है, तो देखिए ये बेसिकली फॉर्म हुआ है आपका NaOH से, साथ में H2CO3 से। अब आपको पता है H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड और ये होता है वीक एसिड। NaOH आपको होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो ओवरऑल आपको पता है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग होता है उसका बिहेवियर आपको मिलता है। तो ये हो गया आपका बेसिक सॉल्ट। क्या हो गया, ये आपका बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल। और इसका पीएच क्या हो जाएगा, मोर देन 7, ग्रेटर देन 7 हो जाएगा इसका पीएच। अब हमारा जो बेकिंग पाउडर है इसका बेसिकली हम लोग ज़्यादातर यूज़ किचन वगैरह में करते हैं, खाना वगैरह बनाने में। और कई बार खाना अगर हमको जल्दी बनाना है तो वहाँ पर भी हम लोग बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। और साथ में आप लोग यहाँ पर ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जो NaHCO3 है, अभी हमने डिस्कस किया कि इसका नेचर क्या होता है, बेसिक। तो यहाँ याद रखिएगा कि ये क्या होता है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट हमने पढ़ ही लिया था। और साथ में आप ये भी याद रखिएगा टर्म कि ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। अब हम एक यहाँ पर डिस्कशन और कर देते हैं रिएक्शन की, जो होता है खाना बनाते वक्त। तो देखिए खाना बनाते वक्त क्या होता है कि आपने बेकिंग सोडा ले लिया। बेकिंग सोडा आप 2 मोल ले लीजिए, 2NaHCO3। अब जब खाना बना रहे मतलब हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट। और हीट को लिखने का एक और सिंबल होता है, वो होता है ट्रायंगल। अगर आपको ट्रायंगल कहीं दिख जाए तो मतलब वो हीट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है। किस तरीके का रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये डिकम्पोज होके फॉर्म करता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, साथ में ये फॉर्म करता है H2O मतलब वाटर, और एक और बाई प्रोडक्ट मिलता है वो है CO2। CO2 हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग ये जो रिएक्शन है इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसके यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बेकिंग सोडा का जो फर्स्ट यूज़ है वो है बेकिंग पाउडर बनाने में। किसमें, बेकिंग पाउडर। देखिए बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है। बेकिंग पाउडर जो है आपका वो बेसिकली मिक्सचर होता है। मिक्सचर किस किस का होता है, बेकिंग सोडा का जो आप लोग ऊपर अभी पढ़े हैं, साथ में माइल्ड एडिबल एसिड का। यहाँ इसको लिख लेते हैं, किसका किसका मिक्सचर है, बेकिंग सोडा का, साथ में माइल्ड एडिबल एसिड का। एडिबल एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसको हम लोग खा सकते हैं, और माइल्ड मतलब वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब वो लाइट है, या फिर जिसको आप कहते हैं वीक है। और माइल्ड एडिबल एसिड का आप लोग एग्जांपल याद कर लीजिएगा, टार्टरिक एसिड। क्या है, टार्टरिक एसिड। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके NCERT में ये एक एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग इसको देख के चलिए। अब देखिए ये दोनों को मिला के आपको मिल गया बेकिंग पाउडर। अब यहाँ पर एक और रिएक्शन आप लोग याद करनी है। जब ये बेकिंग पाउडर हीट किया जाता है या फिर पानी से मिलाया जाता है तो एक रिएक्शन होता है। क्या होता है कि NaHCO3 प्लस H प्लस आपका आ रहा है एसिड से, जो हमारी RNA डेफिनेशन थी। तो ये रिएक्ट करके फॉर्म करता है CO2 प्लस H2O, ये तो आपको पता ही है। साथ में यहाँ आता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। क्या आता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब यहाँ पर जो CO2 रिलीज हो रहा है, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पर, बेकरी वगैरह में। जो केक वगैरह होते हैं उसको उठाने के लिए, फ्लफ़ी बनाने के लिए, स्पंजी बनाने के लिए ये जो CO2 है इसका यूज़ किया जाता है। जो आपके ब्रेड वगैरह भी होते हैं वहाँ पर भी इसीलिए आपको बेकिंग पाउडर वगैरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि बेकिंग पाउडर ये रिएक्शन शो करेगा, उसके बाद इसमें CO2 रिलीज होगा
और जो ये CO2 रिलीज हो रहा है यही बेसिकली इसका मेन काम होता है उठाने का। ये हो गया आपका फर्स्ट यूज। अब सेकंड यूज ये है कि जो बेकिंग सोडा है इसका यूज किया जाता है एज अ एंटासिड। और इस पॉइंट को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पर? इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। उस लेसन में, उस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एंटासिड के बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है मतलब NaHCO3 है, ये एज अ इंग्रेडिएंट काम करता है किसमें? एंटासिड के फॉर्मेशन में, और ये एसिडिटी वगैरह में हमको रिलीफ पहुंचाता है। फिर थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज बेकिंग सोडा का वो है फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्मेशन में। किसमें? फायर एक्सटिंग्विशर में। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम वगैरह में बहुत पूछा जाता है कि फायर एक्सटिंग्विशर में आपको किस कंपाउंड का यूज किया जाता है। तो आंसर है बेकिंग सोडा या फिर NaHCO3। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए इसको। और वो फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें NaHCO3 को यूज किया जाता है, उस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर को एक स्पेशल नाम दिया जाता है। उनको बोला जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। यहीं पे हम लिख देते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब यहाँ पर अगर आप लोग इसकी प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो मैं यहाँ शॉर्ट में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या होता है, ये आपका जैसे हो गया फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक। इसमें होता है आपका NaHCO3, यहाँ पर आपका ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो यहाँ NaHCO3 का सॉल्यूशन ले लेते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिए रहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड रखते हैं H2SO4। अब जब हमको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है तो क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, जिससे जो H2SO4 है यहाँ नीचे गिर जाता है और इसमें आपस में रिएक्शन होता है। आपस में रिएक्शन होता है तो H2SO4 प्लस NaHCO3 ये रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से हमें लार्ज अमाउंट में क्या मिलता है? CO2। CO2 ही आपका मेन कंपोनेंट है जिसका मेन यूज किया जा रहा है फायर एक्सटिंग्विशर में। यही CO2 जब अंदर हाई प्रेशर बनता है तो यहाँ से रिलीज किया जाता है, यहाँ से आपका CO2 निकलता है। और CO2 का काम क्या है? जो भी जगह पे आग लगा है वहां पर CO2 अपना एक लेयर फॉर्म कर लेता है। क्या कर लेता है? एक लेयर फॉर्म कर लेगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो कट हो जाएगा और जहां आग लगा हुआ है वो आग बुझ जाएगी। तो आपको यहाँ पर बस अभी एक ही पॉइंट याद रखना है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसमें हमारा बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। बाकी ये जो CO2 वगैरह रिलीज हो रहा है ये आपके नॉलेज के लिए था। और जो फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल है, जो फर्स्ट और सेकंड यूज है, इसको भी आप लोग मन में रखिएगा। नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। ये आप लोग 10 जरूर याद रखिएगा। क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O। अभी जो डॉट 10H2O है इसका मतलब होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये रिप्रेजेंट करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को। और ये जो Na2CO3 है ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। तो आपका जो नाम बन गया वॉशिंग सोडा का वो हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब देखिए हाइड्रेट मतलब वाटर होता है और डेका मतलब 10, क्योंकि यहाँ पर डॉट 10H2O है तो आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया Na2CO3 डॉट 10H2O और नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब देखिए ये जो आपका नॉर्मल Na2CO3 होता है जिसमें एक भी डॉट H2O नहीं लगा है, यानी कि जिसमें एक भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, इसको हम कहते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। और इसका जो कॉमन नेम है वो है सोडा ऐश। क्या है? सोडा ऐश। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने जस्ट पीछे यही पढ़ा था कि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है इसको हीट करके हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट। तो एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन था बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3, इसको हम लोग हीट कर रहे थे। हीट का मैंने यहाँ पर सिंबल भी आपको बताया था। तो वहाँ हमको मिल रहा था सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, साथ में मिल रहा था H2O और CO2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपको Na2CO3 मिल रहा है
इसका हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे तो हमको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, जो आपका बेकिंग सोडा था उसको हीट करके आपको मिला सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन से आपको मिल जाएगा वॉशिंग सोडा। अब इसका भी यहाँ रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन हो जाएगा Na2CO3 यानी आपका सोडियम कार्बोनेट, इसका रिएक्शन करेंगे 10H2O से। 10H2O क्यों? क्योंकि हमको पता है ये डेकाहाइड्रेट फॉर्म करता है। इसका रिएक्शन हम करेंगे तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें अटैच हो जाएगा और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा Na2CO3 डॉट 10H2O और ये हो जाएगा आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन। अब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है सोडियम कार्बोनेट या फिर जिसका नाम है वॉशिंग सोडा, इसको यूज़ करते हैं एज अ क्लेंजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, जैसे कि कपड़े धुलने वगैरह में जो हमारा वॉशिंग सोडा है उसको एज अ क्लेंजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। इनफैक्ट आगे कह रहा है इनफैक्ट सोडियम कार्बोनेट इज अ कंपोनेंट ऑफ मैनी ड्राई सोप पाउडर्स। जो हमारे ड्राई सोप पाउडर्स होते हैं उसका जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है वो एक तरह से मेन कंपोनेंट है। फिर नेक्स्ट यूज है सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हमारा वाटर है उसमें हार्डनेस होता है। हार्डनेस दो टाइप का होता है वाटर में, एक होता है सॉफ्ट वाटर और एक होता है हार्ड वाटर। तो जो हमारा हार्ड वाटर होता है उसकी हार्डनेस रिमूव करने में हमारा जो वॉशिंग सोडा है या फिर जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। सोप का बात हमने यहाँ पर ही कर लिया कि कई ड्राई सोप्स में यूज़ होता है, साथ में ग्लास और पेपर में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर लास्ट पॉइंट कह रहा है इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स। कई सारे सोडियम कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे बोरैक्स का जो फॉर्मेशन होता है उसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये था आपका यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आता रहता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली आपका एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है जो किसी भी एक पर्टिकुलर फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में प्रेजेंट होता है। एक फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में जो प्रेजेंट होता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए हम लोग वैसे ही एग्जाम्पल से समझते हैं तब आप अच्छे से क्लियर होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा में, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था Na2CO3 डॉट 10H2O। तो इसमें देखिए डॉट 10, ये जो 10 है यहाँ पर मतलब है कि एक वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है उसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसी तरीके का हमने पीछे डिस्कस किया था, याद करिए ब्लू विट्रॉल। क्या डिस्कस किया था? ब्लू विट्रॉल। साथ में हमने ग्रीन विट्रॉल भी डिस्कस किया था, ब्लू और ग्रीन विट्रॉल। तो इसमें भी आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जो ब्लू विट्रॉल है ये होता है आपका CuSO4 डॉट 5H2O। इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। और जो आपका ग्रीन विट्रॉल है इसको भी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं पुराने लेक्चर्स में। उसका फॉर्मूला होता है FeSO4। ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट 7H2O। इसमें 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है ग्रीन विट्रॉल में। और जैसा नाम से ही पता चल रहा है जो हमारा ब्लू विट्रॉल है वो ब्लू कलर का होता है और जो ग्रीन विट्रॉल है वो ग्रीन कलर का होता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे हमने ब्लू विट्रॉल ले लिया, अब इसको अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो ये जो इसका ब्लू कलर है जब इसको हम हीट करेंगे तो ये चला जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, या फिर हम इसको कहेंगे कि ये वाइट हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा? वाइट। तो यहाँ पर ये आपका था ब्लू कलर का। अब जब आप इसको हीट कर दिए तो ये हमारा जो सॉल्ट है ये वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा। अब जो हमको सूखा मिला CuSO4, अगर इसमें हम लोग फिर से वाटर ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे? वाटर ऐड कर लेंगे, तो ये आपस में रिएक्ट करके वापस ब्लू विट्रॉल फॉर्म कर लेगा और जो ये वाइट कलर है ये फिर से चेंज होकर के किस में हो जाएगा? ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। अब जैसे यहाँ आपने 3 फॉर्मूले पढ़े जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, इस तरीके का एक और कंपाउंड होता है वो है जिप्सम। क्या है? जिप्सम। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 यानी कैल्शियम।
याद रखिए यहाँ Cu है, ये कॉपर है, यहाँ कैल्शियम यूज कर रहे हैं, CaSO4 डॉट 2H2O। इसको हम लोग अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं जिप्सम के बारे में। तो इसमें भी देखिए, आप अभी याद करिए कि इसमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, डॉट 2H2O है। अभी जो जिप्सम है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पीओपी बनाने में। पीओपी आपका क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका भी केमिकल फॉर्मूला काफ़ी हद तक जिप्सम जैसा ही होता है, बस जो चेंज होता है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट में। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। कितना? हाफ H2O। याद रखिएगा, जो आपका जिप्सम है इसमें आपका प्रेजेंट है डॉट 2H2O, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसमें आपका हाफ H2O प्रेजेंट है। अब जो फॉर्मेशन का रिएक्शन है उसको समझते हैं। क्या होता है कि हम लोग जिप्सम लेते हैं, जिप्सम हो गया आपका CaSO4 डॉट 2H2O। अब इसको हम लोग हीट करते हैं, हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर कितना? 373 केल्विन। 373 केल्विन आपका वही हो गया लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग हीट करते हैं तो ये जो डॉट 2H2O है यहाँ से ये निकल जाएगा कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और यहाँ पर जो बचा रह जाएगा वो रहेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, यानी 1 और 1.5, यानी टोटल 3/2 जो H2O था वो निकल जाएगा क्योंकि हम लोग हीट कर रहे हैं, और बचेगा सिर्फ हाफ H2O। और ये हो गया आपका पीओपी का फॉर्मूला, पीओपी का फॉर्मेशन, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मेशन का आपका प्रोसेस हो गया। अब पीओपी वगैरह का यूज़ कहाँ होता है? जो आपका फ्रैक्चर्ड बोन्स वगैरह है, या फिर जैसे देखे होंगे कभी हड्डी वगैरह टूट जाती है तो डॉक्टर एक हाथ पर प्लास्टर चढ़ाता है, तो जो उसमें यूज़ करता है वो पीओपी ही यूज़ करता है। जो पीओपी है क्या होता है? पहले तो गीला होता है, फिर धीरे बहुत जल्दी से वो क्या होता है? सूख जाता है। सूख के वो एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है जिससे वो सपोर्ट देता है, और हमारा बोन उसी पोजीशन में टिका रहता है। फिर कुछ हफ्ते और कुछ महीने बाद हमारा हड्डी फिर वो ठीक हो जाता है। तो क्या करता है हमारा पीओपी? एक तरीके से एक हार्ड सब्सटेंस बना के जो राइट पोजीशन है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब ये जो पीओपी है ये क्या होता है? वाइट पाउडर। अब इस वाइट पाउडर को अगर हम वापस इसमें पानी मिला दें तो देखिए यहाँ पर क्या रिएक्शन हो जाता है। रिएक्शन हो जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये आपका पीओपी हो गया। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? वाटर मिला दे रहे हैं H2O, तो ये वापस से जिप्सम फॉर्म कर लेगा। जिप्सम क्या हो गया? CaSO4 डॉट 2H2O, मतलब जहाँ से चले थे वहाँ वापस आ गए। तो ये हो गया CaSO4 डॉट 2H2O। और जिप्सम का भी आपका क्या होता है? हार्ड सॉलिड मास होता है। ये होता है हार्ड सॉलिड मास, ये भी एक हार्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेगा। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ आप लोग लिख लीजिए 3/2H2O, या फिर कई बुक में आपको लिखा रहता है 1/2H2O, तो वो सेम ही बात है। अब यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपको रिएक्शन था CaSO4.2H2O, ये जो 100 डिग्री टेम्परेचर पे हो रहा था, ये टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। ये जो 373 केल्विन जिसे हम कहते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर टेम्परेचर हम 373 केल्विन से ज़्यादा कर देंगे तो ये जो आपका हाफ H2O मिल रहा है ना, ये भी नहीं मिलेगा, तो हमारा जो टोटल वाटर है वो लॉस हो जाएगा। और उस केस में यहाँ मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ, उस केस में आपको प्रोडक्ट मिलेगा सिर्फ CaSO4, यानी इसमें एक भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर हाफ भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं प्रेजेंट होगा, और इसका नाम हो जाएगा एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का तो आपको पता ही है, और एनहाइड्रस इसलिए क्योंकि इसमें सारा पानी निकल गया है। और इसका एक और नाम होता है, एक और नाम क्या है? डेड बर्न प्लास्टर। क्या है नाम? डेड बर्न प्लास्टर। इसको भी आप लोग याद करिएगा। अब देखिए टेम्परेचर इतना ही मेंटेन करना है, इससे ज़्यादा कर देंगे तो CaSO4 बन जाएगा। अब अगर CaSO4 में आप सोच रहे होंगे कि हम वापस पानी मिला करके इसको अपडेट कर लेंगे, तो ये नहीं होगा। जैसा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में हो जा रहा है कि CaSO4 डॉट हाफ H2 है, इसमें अभी आपने देखा कि आप लोग वापस पानी मिला दे रहे हैं तो जिप्सम का फॉर्मेशन हो जा रहा है। पर अगर एक भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर यहाँ प्रेजेंट नहीं है, और अगर आप वापस पानी मिला रहे हैं, तो आपको ये क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में नहीं मिलेगा।
इसलिए यहाँ पर ये टेम्परेचर का इतना इम्पोर्टेंट रोल है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे ये पीओपी का फॉर्मूला लिखा हुआ है CaSO4 डॉट हाफ H2O, तो क्या सच में हाफ H2O होता है या फिर ऐसे अटैच होगा? तो आंसर है नहीं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जो दो CaSO4 है उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर होता है। मतलब कि हमारा जैसे ये CaSO4 हो गया, ये भी CaSO4 हो गया। अब ये दोनों के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर होता है। तो अगर हम सिंगल रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा 2 CaSO4 डॉट 2 को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा, तो O हो जाएगा H2O। ये भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही फॉर्मूला है। क्या हो गया, 2 CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो इसका मतलब अगर आप CaSO4 डॉट हाफ H2O लिख रहे हैं या फिर 2 CaSO4 डॉट H2O लिख रहे हैं, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग सेम है। अब साथ में नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका यूज़ खिलौने वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, यानी टॉयज़ के मेकिंग में। साथ में ही डेकोरेशन के मटेरियल्स जो होते हैं जैसे पॉट वगैरह हो गए, उसके भी फॉर्मेशन में आपका पीओपी का यूज़ किया जाता है। साथ में कुछ सरफेसेस को स्मूथ बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। अब आज का लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही एक और नाम होता है और वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और यहाँ हेमीहाइड्रेट का क्या मीनिंग है, हाइड्रेट तो होता है वाटर, हेमी मतलब ये हाफ मोल प्रेजेंट है। और आप देख रहे हैं जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें हाफ मोल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ आप लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर दोनों में, जिप्सम के फॉर्मूला में और प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूला में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। साथ में दोनों का केमिकल फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये काफ़ी बड़ा चैप्टर जो था एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। साथ में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस करना है। और एक और बात, जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं आप अपने साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिए इसीलिए मैं आपको लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो आप अपना जो हैंड रिटन नोट्स होता है वो बेस्ट होता है किसी भी कंपटीशन में। कंपटीशन में क्या होता है, आप पढ़ तो सब कुछ लेते हैं पर जो एग्ज़ाम के पहले इम्पोर्टेंट होता है वो होता है रिवीजन। आपको कितना याद है, आपने कितना अब तक पढ़ लिया है, आप कितना मेमोराइज या फिर कितना आप रिवाइज कर चुके हैं। तो जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, जितना क्विक रिवीजन होगा वो इम्पोर्टेंट है। और रिवीजन में सबसे ज़्यादा हेल्प होता है आपके सेल्फ मेड नोट्स, आपके खुद के नोट्स। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितने भी वीडियो लेक्चर्स देखें सब में आप नोट्स बनाते हुए चलें, अपने खुद के नोट्स बनाते हुए चलें। और जब आप अपना रिवीजन करें, अभी तो आप ये पढ़ रहे हैं लेकिन जब आप अपना रिवीजन करें तो एक शॉर्ट नोट्स बना लें। एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो एग्ज़ाम के पहले वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा और आपके मार्क्स बूस्टअप करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जहां हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। जय हिंद।